अध्याय 63। तुम झूठे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जाने दोगे? पफ। जैसे ही गूफी ने अपनी हथेली आगे की, उसके हाथ में एक हल्की लौ स्वतः ही प्रज्वलित हो गई, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। गूफी ने अपना हाथ घुमाया और लौ सीधे नालन जी के शरीर में चली गई, जिसने उसकी काली हो चुकी हड्डियों के एक हिस्से को ढक दिया। आह! बिस्तर पर नालन जी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें चौड़ा किया और उसके मुंह से एक कर्कश, दर्दनाक दहाड़ निकली। मृत्यु से पहले शक्ति की चमक की तरह भयंकर ऊर्जा का एक उछाल उसके भीतर जाग उठा। दादाजी! अचानक सतर्क और दहाड़ते हुए बुजुर्ग को देखकर नालन यानरान और नालन सू ने जल्दी से अलार्म में आवाज लगाई। मैं जहर निकाल रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गूफी ने पसीने से लथपथ नालन जी को देखते हुए शांति से कहा। नालन जी ने अपने भीतर जलती हुई ज्वाला को महसूस किया, जो लगातार उसकी हड्डियों में जमे परजीवी जहर को जला रही थी। हालांकि ज्वाला अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी और उसका शरीर, जो पहले से ही कमजोर था, मुश्किल से एक बार में उपचार को सहन कर सकता था। उसका चेहरा लगातार पीला पड़ रहा था। धन्यवाद गुरु, कृपया अपनी पूरी ताकत से जारी रखें, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। स्थिति को समझते हुए नालन जी ने अपने दांत पीस लिए और गूफी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद दर्द उसकी इच्छा शक्ति से परे था, संभवतः उसे बेहोशी की कगार पर धकेल रहा था। ये देखकर गूफी ने लापरवाही से अपनी भंडारण अंगूठी से 5वीं श्रेणी की गोली निकाली। ये गोली जीवन शक्ति को बहाल कर सकती थी। नालन जी ने इसे खाने के बाद उसे तरोताजा महसूस हुआ और उसकी आंतरिक चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। उसने गूफी की ओर देखा, उसकी आंखें विस्मय से भरी थीं। नालन जी को सदमा और कृतज्ञता महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। धन्यवाद गुरु, दवा के लिए। नालन जी ने अपना आभार व्यक्त किया। गूफी ने धैर्यपूर्वक अपनी स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित किया, अपनी असाधारण आत्मा नियंत्रण क्षमता का उपयोग करके काली पड़ चुकी हड्डियों को सावधानीपूर्वक जलाकर उनकी मूल जेड जैसी सफेदी वापस ला दी। ये हो गया, आपके शरीर में मौजूद जहर खत्म हो गया है। नालन जी ने गहरी सांस छोड़ी। वास्तव में अब उनकी सांसों में कोई काली धुंध नहीं थी। उनका रंग गुलाबी हो गया और उनकी आंखें चमक उठीं। नालन जी कृतज्ञता महसूस करते हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। मास्टर गूफी, मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। नालन जी, उनकी आवाज़ घंटी की तरह गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत गूफी के सामने धन्यवाद में घुटने टेकने की कोशिश की। नालन यानरान की आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। अपने दादा को स्वस्थ देखकर उसने अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। नालन यानरान कृतज्ञता महसूस करते हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 80। नालन सू कृतज्ञता महसूस करते हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। यह अनावश्यक है। गूफी ने अपना हाथ हिलाया और नालन जी को घुटने टेकने से रोकने के लिए डूक्यू की एक कोमल धारा का उपयोग किया। मास्टर गूफी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे निवास पर रह सकते हैं? मैं अपना आभार उचित रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ। नालन जी ने गूफी को सीधे मास्टर के रूप में संबोधित किया और बहुत सम्मान और शिष्टाचार के साथ बात की। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नालन जी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह नालन जी के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह अब आभारी हो सकता है। अगर गूफी कभी मुसीबत में पड़ गया तो नालन जी तुरंत खुद को दूर कर लेगा। हाँ, इतनी जल्दी? अगर मास्टर गूफी को भविष्य में कभी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया मेरे पास आने में संकोच न करें। नालन जी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि गूफी अविचल था, उसने अपने शब्दों को निगल लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस बीच नालन यानरान पहले कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन अब एक जेड पॉट में एक पौधा पकड़े हुए वापस आया। जैसे ही यह पौधा दिखाई दिया, पूरा कमरा एक हल्की और शांत सुगंध से भर गया। गूफी की नज़र उसके हाथों में लगे पौधे पर रुक गई। पौधा पूरी तरह से हरा था, जेड के एक बारीक नक्काशीदार टुकड़े जैसा। शीर्ष पर 7 रंगों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल रहा था। जैसे ही फूल खिले, गूफी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि 7 रंग धीरे धीरे बदल रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। युवा मास्टर गूफी, मेरे दादाजी ने उस समय एक जादुई जानवर से लड़ाई की थी और इस पौधे की वजह से उन्हें जहर दिया गया था। यह आत्मा की शक्ति को बहाल कर सकता है। चूंकि आप एक कीमियागर हैं, मुझे विश्वास है कि यह आपके काम आएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। नालन यानरान ने विनम्रता से कहा। आध्यात्मिक जड़ी बूटी को दोनों हाथों से पकड़कर गूफी को दिया। ठीक है। गूफी ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जादुई हरी आत्मा लार को स्वीकार कर लिया। ये जड़ी बूटी वास्तव में कीमियागरों के लिए मूल्यवान थी। 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त करने के बाद गूफी अब और रुकना नहीं चाहता था। जल्द ही नालन जी ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और गूफी और उसके साथियों को नालन निवास के द्वार तक पहुंचाया। मास्टर गूफी, मैं एक दिन इस उपकार का बदला चुकाऊंगा, नालन जी ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। गूफी ने मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक आकृति अपने निचले होंठ को हल्के से काटते हुए गूफी की विदा हो रही आकृति को एक धुंधली निगाह से देख रही थी, लंबे समय तक विचारों में खोई हुई। नालन यानरान को जिज्ञासा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। जयामा साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक के रूप में ये पहली बार था जब किसी सहकर्मी ने उसे इतनी कमतर आंका था। हालांकि गूफी जितनी उदासीन थी वो उतनी ही जिज्ञासु होती गई। नायक सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और इसी तरह सुंदरियां नायकों की ओर आकर्षित होती हैं। गूफी इतनी असाधारण होने के कारण स्वाभाविक रूप से कुछ युवा युवतियों का ध्यान आकर्षित करती थी, जिनमें शायद वह भी शामिल थी। जयामा इंपीरियल कैपिटल से कई 100 मील दूर एक पर्वत शिखर पर एक सुंदर आकृति शिखर पर खड़ी थी। एक युवा लड़की अपने बालों के एक ताले को कान के पीछे ब्रश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। जल्द ही एक आकृति उसके बगल में उतरी। कोई खबर? जुनर ने पूछा। हाल ही में वह और लिंग यंग हर जगह जानकारी की तलाश कर रहे थे। एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी खोजने की कोशिश कर रहे थे जो जियाओ यान के लिए आत्मा की शक्ति को बहाल कर सके। मिस, मुझे कुछ मिला है। जयामा पवित्र शहर में नालन परिवार के पास 7 जादुई हरी आत्मा लार नामक एक दुर्लभ पौधा है। इसकी जड़ को परिष्कृत करके एक अत्यंत गहरा तरल बनाया जा सकता है जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। जुन ए ने जल्दी से मुड़कर देखा। उसकी आंखें खुशी से भर गई। हालांकि लिंग यंग के संकोची भाव ने उसका ध्यान खींचा। क्या हुआ? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। लेकिन वह जड़ी बूटी पहले ही यंग मास्टर गूफी द्वारा ले ली गई है। नालन परिवार के मुखिया को जहर दिया गया था और उन्होंने जड़ी बूटी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने की पेशकश की जो उसे ठीक कर सके। यंग मास्टर गूफी ने कुछ दिन पहले नालन परिवार का दौरा किया था। उसके बाद नालन जी ठीक हो गया और 7 जादुई हरी आत्मा लार यंग मास्टर गूफी को दी गई। उसने इसे ले लिया। जुन एर हैरान थी। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह अभी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए एक उपाय खोज रही थी, तभी उसे पता चला कि जड़ी बूटी गूफी द्वारा ले ली गई थी। जुन एर ने अपनी नजरें नीची की, थोड़ा भौं से कुनी और बुदबुदाया। क्या उसने नहीं कहा था कि उसने जाने दिया है? लेकिन अब भी उसकी हरकतें मुझे निशाना बनाती हुई लग रही हैं, भाई जियाओ यान को निशाना बनाती हुई। अध्याय 64। हुन कबीले के विशेषज्ञ का प्रकट होना। मिस सुनर और यंग मास्टर गूफी के बीच के मामले के बारे में मुझे हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जुनर की धीमी बुदाहट सुनकर पास में खड़ा लिंग यंग जवाब न देने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसे लगा कि गूफी के ऐसे इरादे नहीं हो सकते हैं और यह सब महज एक संयोग है, फिर भी उसने चुप रहना चुना। जुनर लिंग यंग की सहमति की जरूरत नहीं रखते हुए दूर तक देखती रही। कुछ देर तक सोचती रही। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी। एक पल के बाद जुनर ने आह भरी और कहा, चाहे गूफी ने जानबूझकर या अनजाने में 7 जादुई हरी आत्मा लार हासिल की हो, मैं उससे इसके लिए नहीं पूछ सकती। वह समझ गई कि अगर उसने मांग भी लिया तो गूफी उसे नहीं दे सकता, इसलिए वह खुद को अपमानित करने की जहमत नहीं उठाएगी। इसका मतलब यह था कि उसे अपने कबीले में वापस लौटना पड़ सकता था और आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक दवा प्राप्त करने के लिए गू कबीले के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता था। चूंकि वह पहले ही इसे ले चुका है, इसलिए हम केवल कहीं और खोज सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर हवा ने उसके लंबे बालों को ऊपर उठाते हुए चीखी। हवा में लहराते आवारा बालों ने उसके विचारों को विचलित कर दिया, जिससे जुनर ने जाने से पहले धीरे से आह भरी। इस बीच जयामा साम्राज्य की सीमा के ऊपर आसमान में भयानक काली धुंध में लिपटी एक छाया अचानक रुक गई, भौहें सिकुड़ते हुए। यह आभा ये गू कबीले से लगती है। ये सोचना कि जयामा साम्राज्य के इस छोटे से कोने में उनमें से बहुत सारे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए।
मुझे गू कबीले को सतर्क करने से बचना चाहिए। बेहतर है कि मैं अपना समय बिताऊं और बाद में काम करूं। छाया ने बड़बड़ाया। चारों ओर की काली धुंध ने उसकी आकृति को अस्पष्ट कर दिया। उसकी काली आंखों में एक झिलमिलाहट ने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। गूफी की वर्तमान चरम पूर्वज शक्ति के साथ भी वह इस व्यक्ति के खिलाफ एक भी दौर नहीं टिक सकता। ये व्यक्ति आखिरकार हुन कबीले का एक सच्चा उच्च पदस्थ सदस्य था, जो कबीले के मिशन के लिए जियामा साम्राज्य में आया था। हालांकि जियामा साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले उसने एक बहुत ही भयानक आभा को महसूस किया, जिसने उसे भी सावधान कर दिया। इसके अलावा वह मूल रूप से अपने मिशन को पूरा करने के लिए साम्राज्य में घुसने का इरादा रखता था। अगर वह वास्तव में प्रवेश करता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वह बिना किसी नुकसान के निकल सकता था। अपने माथे पर जहरीले आक्रोश के निशान के साथ उसने अनिच्छा से अपनी योजना को छोड़ दिया। एक पल के लिए हवा में रुका, फिर पास से गुजरने का नाटक किया, जियामा साम्राज्य की ओर देखने की हिम्मत किए बिना तेजी से निकल गया। हुन कबीले के विशेषज्ञ के जाने के कुछ ही समय बाद एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग अचानक आसमान में दिखाई दिए जहां वह रुका हुआ था। इस बुजुर्ग की आभा अथाह थी, उसकी धुंधली आंखों में तीक्ष्णता की चमक थी। उसके आने के तुरंत बाद एक और बुजुर्ग उसके पास दिखाई दिया। एक हुन कबीले का सदस्य। क्या वह बस गुजर रहा था या वह किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया था? जब वे बात कर रहे थे तो दोनों के माथे पर गहरी उदासी छा गई। इन दो बुजुर्गों को गू कबीले ने गूफी और जुनर की रक्षा के लिए भेजा था। जब गूफी और जुनर एक के बाद एक चुपचाप चले गए तो गू कबीले के उच्च अधिकारियों ने निश्चित रूप से ये देखा होगा। वे समझ गए थे कि गूफी अपनी यात्रा पर जाने के लिए दृढ़ था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका, यहाँ तक कि उम्मीद भी की कि उसे अपने अवसर मिलेंगे। आखिरकार जीवन गू दायरे में बहुत अधिक स्थिरता थी। दबाव के बिना प्रेरणा कहाँ से आएगी? हालांकि ये देखते हुए कि गूफी गू कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से उसकी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। बुजुर्ग की शक्ति वास्तव में भयानक थी। अपनी आभा को छिपाने की उसकी क्षमता गूफी से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि गूफी ने कभी यह नहीं देखा था कि उसका पीछा जियामा साम्राज्य तक किया गया था। इसे भूल जाओ। चूंकि युवा मास्टर गूफी इस छोटे से साम्राज्य को छोड़ने वाले हैं, जब तक कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक पल के बाद बुजुर्गों में से एक ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गया। जियामा रॉयल पैलेस में एक भव्य हॉल के भीतर। मास्टर गूफी, कृपया मुझे कुछ सिखाएं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक बर्फ सफेद हाथ ने गूफी की आस्तीन को पकड़ लिया, लगातार एक चुलबुली आवाज में विनती कर रहा था। आवाज की मालिक एक लड़की थी जो चांदी के पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई बैंगनी पोशाक पहने हुए थी। शाही परवरिश से विकसित उसकी नाजुक विशेषताओं से एक सहज कुलीनता झलकती थी। वह बहुत बूढ़ी नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जो उसके व्यवहार में लालित्य और शांति का स्पर्श जोड़ती थी। हालांकि जब वह गूफी को कीमिया सिखाने के लिए परेशान करती थी तो दिखने में शर्मीली लड़की की चमकदार आंखों में शरारती मुस्कान चमक उठती थी, जो ये दर्शाती थी कि वह दिखने में जितनी शांत थी उतनी नहीं थी। एक शिष्य बनाना असंभव है, लेकिन मेरे पास 7वीं कक्षा के कीमियागर द्वारा लिखे गए नोट्स की एक स्क्रॉल है। इस जीवंत लड़की के लगातार अनुरोधों पर कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए गूफी ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक स्क्रॉल निकाला। क्या ये वास्तव में 7वीं कक्षा के कीमियागर के नोट्स हैं? यूएर खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 50। युवा राजकुमारी की आंखें प्रसन्नता से भरी हुई अर्धचंद्राकार हो गईं। धन्यवाद युवा मास्टर गूफी। उसने चंचलता से मुस्कुराते हुए गूफी द्वारा उसे दिए गए नोट्स लिए और जाने के लिए मुड़ी। उसकी बैंगनी पोशाक तितली की तरह फड़फड़ा रही थी, साथ ही उसकी हल्की हंसी भी। ये छोटा बदमाश। गूफी ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वह सीधा खड़ा हुआ, दूर के आसमान में टकटकी लगाए। उसकी आंखों में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस पल उसने पहले ही जियामा साम्राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया था। आखिरकार यहाँ उसे रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी एकमात्र इच्छा मजबूत बनना था। जियामा रॉयल पैलेस में रहते हुए ही उसने अपने अगले गंतव्य के बारे में अपना मन बना लिया था। उसने जियानान अकादमी में जाकर फॉलन हॉट फ्लेम का दावा करने की योजना बनाई। जब वह जियामा साम्राज्य की राजधानी छोड़ने वाला था तो साम्राज्य एक बार फिर से हिल गया। आज युन एक दुर्लभ हल्के रंग की लंबी पोशाक पहने हुए जब वे पहली बार मिले थे
तब की तुलना में अधिक नर्म और कम अलग दिखाई दिए। उसकी ठंडी आंखें चुपचाप गूफी को देख रही थीं। वह जानती थी कि वह इस चील को अपने पास नहीं रख सकती। उसके कंधों पर बोझ इतना भारी था कि वह सब कुछ एक तरफ रखकर उसका पीछा नहीं कर सकती थी। इसलिए यून यून केवल प्रत्येक मुलाकात का आनंद ले सकती थी। सुरक्षित यात्रा। यून यून के होंठ एक सौम्य मुस्कान में बदल गए। गूफी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अचानक अपनी बाहें खोल दी। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती? यून यून को संकोच और खुशी महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून जम गई। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। लंबा युवक मुस्कुराया और उसने अपने सामने खड़ी महिला को धीरे से गले लगाया, विनम्रता से अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने विरोध नहीं किया तो मैं इसे सहमति के रूप में लूंगा। यून यून को शर्म महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, लेकिन उसकी तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कन और उसके गालों पर फैलती हुई लाली ने उसके भीतर की उथल-पुथल को प्रकट कर दिया। गूफी ने धीरे से उसे छोड़ा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिल सकते हैं। शायद जब तुम अपना बोझ उतार दोगे तो तुम्हें मुझे खोजने का समय मिल जाएगा। यून यून अनिच्छुक महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून अभी भी कुछ हद तक चकित थी, लेकिन बाकी लोग पहले ही एक एक करके गूफी को अलविदा कहने के लिए आगे बढ़ चुके थे। युवा मास्टर गूफी, राजधानी में आपका हमेशा स्वागत है। जिया जिंग तियान दिल खोलकर हंसा। हाय बोडोंग, जो शब्दों के लिए नहीं था, ने बस गूफी को सिर हिलाया और कहा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते। नालंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर गूफी, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो इस बूढ़े आदमी को बुलाने में संकोच न करें। नालंग जी आभारी महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 30। नालंग जी का वादा सुनकर गूफी खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से रोक नहीं पाई। नालन यानरा नालंग जी के पीछे खड़ी थी। उसकी नज़र गूफी पर टिकी हुई थी। आमतौर पर चमकदार और खुशमिजाज लड़की की आंखों में अब एक अजीब सी अनिच्छा थी। नालन यानरान अनिच्छुक महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। पास में यफी ने मुस्कुराया और हाथ हिलाया। उसके विचार अपठनीय थे। सब लोग, फिर हम चले जाएंगे। ज़ियाओ यीजियान और किंग लिन को शेर राजा की पीठ पर चढ़ाने में मदद करने के बाद गूफी ने मुड़कर कहा, सुरक्षित यात्रा। अध्याय 65। मैं स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ। जियामा साम्राज्य की राजधानी से इसकी पश्चिमी सीमा तक एक साधारण व्यक्ति को यात्रा पूरी करने में कई महीने लगेंगे। हालांकि नीलम पंख वाले शेर राजा गूफी, ज़ियाओ यीजियान और किंग लिन को लेकर साम्राज्य की सीमा पार कर गए। एक दिन में ही जियामा सीमा पार करके जियानान अकादमी के रास्ते में उन्हें दर्जनों देशों से होकर गुजरना पड़ा और फिर विशाल ब्लैक कॉनक क्षेत्र को पार करना पड़ा। गूफी ने पहले भी एक बार इस रास्ते को अपनाया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर भागते हुए। हालांकि इस बार 2 साथियों के साथ उनकी गति धीमी थी। अपनी शुरुआती यात्रा में गूफी दृश्यों की सराहना करने के लिए बहुत अधिक केंद्रित था। अब ऐसी प्यारी कंपनी के साथ उसने अपना समय लेने का फैसला किया, इत्मीनान से गति का आनंद लिया। यात्रा लंबी थी और उनका गंतव्य ब्लैक कॉनक क्षेत्र के भीतर था। रास्ते में गूफी ने लापरवाही से ज़ियाओ यीजियान और किंग लिन को क्षेत्र की स्थिति से परिचित कराया। अपने अनोखे इलाके के कारण ब्लैक कॉनक क्षेत्र महाद्वीप के सबसे अराजक क्षेत्रों में से एक बन गया है, जहां विभिन्न देशों के अनगिनत भगोड़े सबसे बर्बर नियम स्थापित करते हैं। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कोई कानून नहीं है, केवल एक नियम है, जंगल का कानून। कमजोर लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र इतना अव्यवस्थित स्थान होगा। गूफी की व्याख्या सुनकर ज़ियाओ यीजियान ने अपना सिर झुकाया। किंगशान टाउन में रहने के कारण उसने विवादों का अपना हिस्सा अनुभव किया था, लेकिन हमेशा किसी न किसी तरह की व्यवस्था थी। उसके सौम्य और शांत स्वभाव ने उसे ऐसी अराजकता से घृणा करने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर किंग लिन कम प्रभावित थी, क्योंकि वह मनुष्यों और सांप लोगों दोनों द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण बड़ी हुई थी। वह कठिनाई की आदी थी। जब वे ब्लैक कॉनक क्षेत्र के पास पहुंचे तो गूफी ने जियानान अकादमी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। शायद अराजकता के प्रतिकार के रूप में ब्लैक कॉनक क्षेत्र में जियानान अकादमी नामक एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। अकादमी की एक निश्चित सीमा के भीतर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अराजकता लाने वाला कोई भी व्यक्ति अगले दिन अकादमी की सीमा पर डेथ स्पिरिट ट्री से लटका हुआ पाया जाएगा।
जेयानान अकादमी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के कई लोग तरसते हैं। दोनों युवतियों के चेहरे पर लालसा की झलक दिखाई दी। गूफी ने बड़े ही जोर से मुस्कुराया। हमारा अगला गंतव्य वह अकादमी है। ज़ियाओ यीजियान उत्साहित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन खुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। ये सुनकर ज़ियाओ यीजियान के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और किंगलिन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वे पहुंच सकते हैं, एक ऐसी जगह जो जियामा इंपीरियल पैलेस से भी अधिक आकर्षक थी। जल्द ही शेर राजा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उड़ गया और गूफी, ज़ियाओ यीजियान और किंगलिन ब्लैक मार्क सिटी के बाहर उतर गए, रात को आराम करने की योजना बना रहे थे। इस जगह पर लड़ाइयां अक्सर और बिना किसी क्रम के होती थीं, यहाँ तक कि मुख्य सड़कों पर भी झगड़े होते थे। खूनी झगड़ों और क्रूर ऊर्जा हमलों को देखकर भले ही ज़ियाओ यीजियान ने गूफी के वर्णन सुने थे, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। उसने अपने होंठ काटे, जल्दी से गूफी की नज़रों से मिलने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें उस जगह के लिए तिरस्कार से भरी थीं। चीख पुकार से भयभीत किंगलिन गूफी और ज़ियाओ यीजियान के पीछे छिप गया। वह ऊपर देखने से भी डर गया। नतीजतन उन्होंने पूरा दिन अपने सराय के कमरे में बिताया, जिसमें अन्वेषण करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगली सुबह गूफी, ज़ियाओ यीजियान और किंगलिन ने लान किंग पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की, सीधे जेयानान अकादमी की ओर बढ़े। गूफी की कमान के तहत लान किंग पूरी गति से उड़ा। दिन के अंत तक अकादमी के 100 मील के भीतर पहुंच गया। हालांकि बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में उड़ने की अनुमति नहीं थी, गूफी ने ज़ियाओ यीजियान और किंगलिन के साथ मिलकर शेर राजा को आगे बढ़ने दिया। दूरी पर 2 राजसी पहाड़ों के बीच बसा पीस टाउन नजर आया। दहाड़ दहाड़ शेर राजा तेजी से आगे बढ़ा। उसका विशाल रूप जमीन पर छाया डाल रहा था, जिससे पीस टाउन में हलचल मच गई। अकादमी के प्रवर्तकों ने शेर राजा को तुरंत नोटिस कर लिया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और जेयानान अकादमी के बीच बहुत पहले हुए एक खतरनाक युद्ध के बाद, जिसमें पीस टाउन के प्रवेश द्वार पर डेथ स्पिरिट ट्री पर 2 डू राजाओं और एक डू सम्राट के शव लटके हुए थे, अकादमी के आसपास का क्षेत्र शांति का एक आश्रय बन गया था, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कोई भी शक्तिशाली ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र योद्धा हत्या के इरादे से घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कभी कभार होने वाली गड़बड़ियों को भी तेजी से दबा दिया जाता था और अपराधियों को पेड़ पर लटका दिया जाता था। पिछले कुछ सालों में डेथ स्पिरिट ट्री की प्रतिष्ठा पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में फैल गई थी। इस प्रकार अकादमी ने वर्षों में इस तरह के दुस्साहसिक घुसपैठ का सामना नहीं किया था। ये कितना बड़ा जानवर है। जमीन पर प्रवर्तक असमंजस में थे और यहाँ तक कि उनके कप्तान ने भी घबराहट के लक्षण दिखाए। स्थिति गंभीर है, जल्दी से उप प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करें। गश्ती अधिकारियों ने चिल्लाया। गश्त पर तैनात प्रवर्तकों के पास शेर राजा को रोकने का कोई तरीका नहीं था। जल्द ही गूफी के नजरिए में एक बड़ा शहर छा गया, जिससे वह धीरे से बोला, रुको। शेर राजा अचानक रुक गया। उसी समय शहर से 7 या 8 आकृतियां तेजी से उभरी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गूफी ने उनकी ताकत को महसूस किया, ये देखते हुए कि उनमें से सबसे कमजोर भी केवल 6 सितारा डू के था। ये कोई और नहीं बल्कि आउटर अकेडमी के हेडमास्टर हुगन और आउटर अकेडमी के कई अन्य बुजुर्ग थे। आप कौन हैं और आप जेयानान अकेडमी के नो फ्लाई नियम की अवहेलना क्यों करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बोलने वाला हुगन था, जो एक शीर्ष डू सम्राट था। हालांकि गूफी की 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर पर सवारी और नियमों के प्रति उसकी अवहेलना एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का संकेत देती थी, हुगन ने अपने विशाल अनुभव और ताकत के साथ अपने सदमे को दबा दिया और गंभीरता से पूछा। हुगन के पीछे आउटर अकेडमी के बुजुर्ग और प्रवर्तक तैयार खड़े थे, गूफी को कुछ आशंका के साथ देख रहे थे। शेर राजा के सिर के ऊपर खड़े होकर गूफी ने हुगन को देखा और शांति से बोला, मेरा नाम गूफी है। मैंने सुना है कि अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए मैं इसे देखने आया हूँ। गूफी ने अपने उद्देश्य को छिपाया नहीं, बल्कि सीधे सीधे बोला। डू पूर्वज के शिखर पर अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक आदरणीय को तोड़ने की कगार पर उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। इस प्रकार अकादमी में घुसपैठ करने के लिए किसी भी चाल या दिखावे की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 66। क्या मैंने सही सुना? एल्डर ने इस बच्चे को वरिष्ठ कहा। हुकियान को नाखुशी महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। तो तुम यहाँ स्वर्गीय ज्वाला के लिए हो? हुगान ने भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से नाखुश।
ये दुस्साहसी युवक, जो कहीं से भी प्रकट हुआ, ने न केवल अकादमी के नो फ्लाई नियम की अनदेखी की, बल्कि बेशर्मी से एक उड़ते हुए जादुई जानवर पर सवार होकर सीधे परिसर में प्रवेश किया। सबसे ऊपर उसके पहले शब्द जियानान अकादमी की सबसे बेशकीमती संपत्ति को लेने के बारे में थे। इससे कोई भी नाराज हो सकता है। हालांकि अगले ही पल उसकी कसी हुई भौहें ढीली पड़ने लगी, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। गूफी के बोलने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और एक क्षणभंगुर चंचल मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खींच गई, क्योंकि उसने सीधे अपने पूर्वज साधना स्तर को प्रकट किया। हुगन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। दमनकारी आभा एक भयंकर जानवर का सामना करने के समान इतनी जबरदस्त शक्तिशाली थी कि हुगन का शरीर भी अकड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह अनुभूति उसके पीछे के लोगों के लिए और भी तीव्र थी, जिनके साधना स्तर बहुत कम थे। इस पूर्ण अप्रतिरोध्य दबाव ने हुगन को जियानान अकादमी के 2 अत्यंत रहस्यमय संरक्षकों की याद दिला दी। इस व्यक्ति की आभा उन 2 वरिष्ठों से भी अधिक भयानक लगती है। हुगन की याद में 2 संरक्षक, एक काले और दूसरे सफेद कपड़े पहने हुए, हमेशा अपने चेहरे लंबे हुडों के नीचे छिपाए रखते थे। केवल उनकी ठुड्डी और कसकर दबाए हुए होंठ दिखाई देते थे। उनकी अथाह उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसे हु कियान ने कभी परखने की हिम्मत नहीं की थी। उसे केवल इतना याद था कि कैसे हर बार जब पुस्तकालय मंडप खोला जाता था, तो उन 2 संरक्षकों की संक्षिप्त उपस्थिति उस पर एक अमिट छाप छोड़ती थी। हालांकि उसके सामने रहस्यमय युवक अब एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जो 2 संरक्षकों से भी अधिक शक्तिशाली और दमनकारी थी। इस क्षमता का एक मजबूत व्यक्ति कम से कम पूर्वज के शिखर पर था, संभवतः वेनेरेट क्षेत्र में भी कदम रख चुका था। उसकी निगाहें अधिक गंभीर हो गईं और उसका स्वर सम्मानजनक हो गया। हुगन ने श्रद्धा महसूस की। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। ऐसे दुर्जय व्यक्ति का सामना करते हुए उसने उसकी उपेक्षा करने या गूफी की पृष्ठभूमि में झांकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने बड़े सम्मान के साथ पूछा, वरिष्ठ, क्या आप यहाँ केवल स्वर्गीय ज्वाला को देखने आए हैं? साधकों के बीच मजबूत लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है। भले ही हुगन अपने जीवन के चरम पर था और गूफी सिर्फ एक युवा की तरह दिखता था, लेकिन उसने जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। टीएलएन बस देखा कि वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है। इस तरह के सम्मानजनक लहजे का उपयोग करते हुए और यहाँ तक कि गूफी को वरिष्ठ कहकर संबोधित करते हुए जियान और किंगलिन सहित मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गलत नहीं लगा। एक पल के चिंतन के बाद गूफी ने सीधे बात की, अगर स्वर्गीय ज्वाला मुझे संतुष्ट करती है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बेशक मैं अकादमी को नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा मुआवजा दूंगा जो स्वर्गीय ज्वाला से कम मूल्यवान नहीं होगा। अगर हुगान ने गूफी की दुर्जय ताकत को महसूस नहीं किया होता तो वह इन शब्दों को सुनकर क्रोधित हो जाता। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला अकादमी की जीवन रेखा थी। हालांकि गूफी की आभा को महसूस करने से ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे मजबूत व्यक्ति का विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः एक दयनीय परिणाम होगा। फिर भी बाहरी अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में हुगन जियानान अकादमी के लिए स्वर्गीय लॉ के महत्व के बारे में बहुत जागरूक थे। हुगन को झिझक महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। इसलिए उन्होंने लगभग अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वे लंबे समय तक झिझकते रहे और आखिरकार गूफी से बात करने का साहस जुटाया। वरिष्ठ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि हम इस पर आगे चर्चा करें? इस बीच शायद आप जियानान शहर में आराम कर सकते हैं। स्वर्गीय लॉ अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आवश्यक हो तो अकादमी अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत व्यक्ति, यहाँ तक कि पूर्वज के शिखर पर भी, को अपमानित करने में संकोच नहीं करेगी। मैं आपको 2 दिन देता हूँ। 2 दिनों में मुझे संतोषजनक उत्तर मिलने की उम्मीद है। गूफी नहीं था जल्दी में और शांति से उत्तर दिया। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला सुरक्षित रूप से बंद थी और भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गूफी के निर्देशों का पालन करते हुए शेर राजा शांतिनगर के बाहर एक उपयुक्त स्थान पर आराम करने के लिए अकेले उड़ गया। इस बीच गूफी स्पष्ट रूप से उत्सुक जियान और किंगलिन के साथ जियानान शहर में प्रवेश किया। प्रस्थान करने से पहले हुकियान ने सम्मानपूर्वक पूछा, वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि अकादमी से कोई बुजुर्ग आपके साथ आए? गूफी ने हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। भाई गूफी,
ये जियानान शहर वास्तव में महाद्वीप पर सबसे पुरानी अकादमी के जन्मस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इसका नाम ही यहाँ अनगिनत लोगों को आकर्षित करता है। चौड़ी पत्थर की पक्की सड़क पर चलते हुए ज़ियाओ जियान ने हलचल भरी भीड़ और उनके चेहरों से निकलती खुशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जीवंत माहौल ने उसे प्रभावित किया, क्योंकि जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, उत्सुकता से आसपास के माहौल को देखा। शहर की जीवंतता, जो शाही राजधानी से भी बढ़कर थी, ने ज़ियाओ जियान को विस्मय में डाल दिया। सड़क के किनारे विक्रेता हर जगह थे, जो उत्साह से ग्राहकों को बुला रहे थे। इस शहर में व्यापारी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के अन्य हिस्सों के विपरीत लूटे जाने के डर के बिना अपना व्यवसाय कर सकते थे, जिससे यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह बन गई। हालांकि जैसे ही वे शहर के केंद्र के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सड़क पर विक्रेता अन्य सड़कों पर विक्रेताओं से अलग थे। शायद जियानान अकादमी के निकट होने के कारण इस सड़क पर अधिकांश स्टॉल पर डू तकनीक, खेती के तरीके और गोलियां जैसी वस्तुएं प्रदर्शित थीं। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी अंदर से कैसी दिखती है। ज़ियाओ जियान सड़क के बीच में खड़ी थी, उसकी निगाहें अकादमी के प्राचीन द्वार पर टिकी थी, जिज्ञासा से भरी हुई। ज़ियाओ जियान की आंखों में लालसा देखकर गूफी ने हंसी और फिर उसे और किंगलिन को प्रवेश द्वार की ओर ले गई। अकादमी के बाहरी द्वार पर गार्ड तैनात थे। जब उन्होंने गूफी और अन्य लोगों के अपरिचित चेहरे देखे, तो वे उन्हें रोकने ही वाले थे। रुको! पीछे से अचानक एक आवाज आई। गार्ड ने मुड़कर देखा कि यह आउटर अकादमी का एक बुजुर्ग था। गार्ड ने तब आश्चर्य से देखा कि बुजुर्ग ने गूफी को स्वाभाविक रूप से आंतरिक अकादमी के अंदर ले जाया। वरिष्ठ, कृपया इस तरफ आइए। आउटर अकादमी का गार्ड आश्चर्यचकित हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़े। क्या मैंने सही सुना? क्या एल्डम्यू ने उस बच्चे को वरिष्ठ कहा? इस दृश्य ने गेट पर मौजूद गार्ड को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आउटर अकादमी का एक बुजुर्ग एक युवा व्यक्ति को वरिष्ठ कहकर संबोधित करेगा। गूफी ने इत्मीनान से आउटर अकादमी के बुजुर्ग का पीछा किया, गार्ड के चौंकने वाले भाव को पूरी तरह से अनदेखा किया। ज़ियाओ जियान ने गार्ड के स्तब्ध चेहरे को देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि किंगलिन को स्थिति समझ में नहीं आई और उसने ज़ियाओ जियान को असमंजस में देखा और फिर गूफी का आज्ञाकारी ढंग से पीछा किया। उसकी बड़ी हरी सांप जैसी आंखें उत्सुकता से उसके आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जैसे ही वे आउटर अकादमी में दाखिल हुए, गूफी ने एल्डर से कहा, हमें आगे मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस अपने आप ही खोज करेंगे। आउटर अकादमी के एल्डर के साथ होने से वे जहां भी जाएंगे, वहां सबका ध्यान आकर्षित होगा। जबकि गूफी को दूसरों की घूरने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अकादमी के उनके दौरे में बाधा उत्पन्न करेगा। अध्याय 67। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सीनियर। बड़े म्यू ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर चले गए। बड़े म्यू के चले जाने के बाद ज़ियाओ जियान को अधिक सहज महसूस हुआ और उसने उत्साह से कहा, भाई गूफी, तो अकादमी ऐसी दिखती है। ये वाकई बहुत अच्छी लगती है। उसकी नज़र कई छात्रों पर पड़ी जो गंभीरता से चर्चा में लगे हुए थे। उनके शरीर को डोक्यूई ने घेर रखा था, जो काफी केंद्रित दिख रहे थे। ईर्ष्या से भरी किंगलिन ने अपनी सरल इच्छा को जोर से व्यक्त किया। भाई गूफी, मैं भविष्य में भी जियानान अकादमी में जाना चाहती हूँ। अकादमी के भीतर का माहौल, हालांकि अभी भी प्रतिस्पर्धी था, अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध था। इस तरह का माहौल कुछ ऐसा था जिसे ज़ियाओ जियान और किंगलिन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जिससे उन्हें तड़प की तीव्र भावना महसूस हुई। वे तीनों बाहरी प्रांगण में आराम से टहलते रहे। कुछ ही देर में गूफी ने देखा कि 7 या 8 पुरुष छात्र आगे इकट्ठे हुए हैं, जो जोर से कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही गूफी और उनका समूह पास आया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत का विषय सुन लिया। हालांकि चर्चा की सामग्री ने ज़ियाओ जियान को अनजाने में अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। देखो, वह ज़ियाओ है। वे पैर वाकई कुछ खास हैं। गूफी और ज़ियाओ जियान ने आवाज़ का अनुसरण किया और अकादमी की पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला को गलियारे से नीचे चलते देखा। महिला ने अपनी कमर पर तलवार बांधी हुई थी और उसका शरीर लंबा और सुंदर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी चिकनी, लंबी टांगों ने खींचा। यहाँ तक कि मोहक याफी भी इन टांगों की बराबरी नहीं कर सकती थी। उन पर गर्म धूप की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वे सफ़ेद जैद या बर्फ की तरह चमक रही थी, लगभग अंधा कर देने वाली सफ़ेद।
वे लंबी टांगे एक सामान्य गति से चलती हुई, सुंदर, मुलायम, नाजुक बनावट वाली, बेहतरीन जेड की तरह। ये पैर वाकई कमाल के हैं। ऐसे असाधारण पैर देखकर आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला गूफी भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी निगाहें कुछ देर और टिकी रहीं। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? जब वे एक सुंदर महिला को देखते हैं तो हिल नहीं पाते। जियोई जियान पुरुष छात्रों की निगाहों और भद्दी टिप्पणियों को देखकर जल्दी से समझ गई कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे और उसने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए, धीरे से फुसफुसाते हुए। इस समय उसने अभी तक गूफी के संक्षिप्त विराम पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही लंबी महिला पास आए, एक और आकृति तेजी से आगे बढ़ी, लाल कपड़ों में एक युवा महिला। उसका चेहरा, हालांकि असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, एक चमकदार मुस्कान के साथ चमक रहा था और उसके भूरे बाल एक आकस्मिक पोनीटेल में बंधे थे। उसका फिगर लगभग कामुक था। उसकी पतली कमर और गोल, उभरे हुए कूल्हे बिल्कुल आनुपातिक थे, जो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। हालांकि उसकी शक्ल पहली महिला से थोड़ी कमतर थी, लेकिन उसका उग्र और बेहद कामुक फिगर किसी भी पुरुष को मदहोश करने के लिए काफी था। जब वो पहुंची तो आसपास के कई पुरुष चुपचाप उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह, ज़ूनी ज़ियाओ यू से भी ज्यादा आकर्षक लग रही है। तुमने सही कहा, वह कमर, वह फिगर, ये सब एकदम सही है। पुरुष छात्रों की टिप्पणियों को सुनकर ज़ियाओ ही जियान कुछ अवाक रह गई और उसने अपनी नाक सिकोड़कर असहमति जताई। उफ, ये लोग वाकई कुछ खास हैं। उसने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि जब पुरुष छात्र अकादमी में इकट्ठा होते हैं तो वे वास्तव में किसी भी विषय पर बात करते हैं। गूफी ने एक भान उठाई, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अपने पिछले जीवन में जब वह पृथ्वी पर एक छात्र था तो उसके पुरुष सहपाठियों की भी यही आदतें थीं, सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना, बिना किसी रोक टोक के अपने विचार साझा करना। आह भाई गूफी, तुम भी वहां देख रहे हो। ज़ियाओ यी जियान नाखुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। अचानक जियो यी जियान ने देखा कि गूफी भी उसी दिशा में देख रहा था। तुरंत वह गुस्से में चली गई, उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे खींचकर दूर ले गई। किंग लिन, जो अभी भी यह समझने के लिए बहुत छोटी थी कि क्या हो रहा था, हैरान होकर उनके पीछे चली गई। उसे आश्चर्य हुआ कि जियो यी जियान ने अचानक गूफी को क्यों खींच लिया। क्या वे तीनों भी अकादमी के छात्र हैं? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैंने भी उन्हें नहीं देखा है। वे शायद छात्र नहीं हैं। वे अंदर कैसे आए? इस समय पुरुष छात्रों के समूह ने आखिरकार गूफी और उसके साथियों को जाते हुए देखा। तीनों में से किसी ने भी अकादमी की वर्दी नहीं पहनी थी। पुरुष छात्र को संदेह होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। उनकी निगाहें गूफी और उसके बगल में बैठी दो लड़कियों पर पड़ी, जो संदेह से भरी हुई थी। खासकर जब उन्होंने जियो यी जियान और किंग लिन को देखा तो पुरुष छात्रों में से एक में ईर्ष्या भड़क उठी। वह जोर से चिल्लाया, तुम तीनों कौन हो? तुम अकादमी में कैसे आए? पुरुष छात्र ईर्ष्या महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। गूफी शांत और बेफिक्र रहा। वह जानता था कि अपनी आभा को छिपाने से कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनसे निपटने की क्या जरूरत है? चलो कहीं और चलते हैं। गूफी ने सीधे छात्र को अनदेखा कर दिया और चुपचाप ज़ियाओ यी जियान और किंग लिन को सुझाव दिया। रुको, तुम। पुरुष छात्र नाखुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। छात्र अनदेखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी। कष्टप्रद, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसे एक बहुत बड़ी ताकत ने मारा, जिससे वह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही धूल जमी, छात्र खांसने लगा और दर्द से कराहने लगा। अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाहरी अकादमी का छात्र हैरान महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। अन्य लोग स्तब्ध थे, ये देखने में असमर्थ थे कि गूफी ने क्या किया था, और वहीं जम गए। कुछ ही दूरी पर ज़ियाओ यू और ज़ूनी दोनों ने अपना ध्यान गूफी की ओर लगाया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। ज़ियाओ यू को जिज्ञासा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5. ज़ूनी को जिज्ञासा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3. गूफी और उसका समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और किसी ने उन्हें फिर से रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय बाद एक छात्र जिसने एल्डम्यू को अकादमी के चारों ओर गूफी का सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए देखा था, झिझकते हुए बोला, अभी अभी
मैंने एक एल्डर को उन्हें बाहरी अकादमी में सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हुए देखा, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को वरिष्ठ कहकर भी पुकारा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान रह गया, उनके दिमाग खाली हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया हो? उस शाम गूफी, ज़ियाओ जियान और किंगलिन ने जियानान अकादमी में नहीं रहने का फैसला किया। इसके बजाय वे शहर में एक व्यस्त सराय में रुके। सराय में चहल पहल थी और ज़ियाओ जियान और किंगलिन ने नए कपड़े पहनकर पूरी शाम खुशी खुशी चहल पहल भरी सड़कों पर खोजबीन की। जब तक चांद आसमान में नहीं चढ़ गया तब तक वे अनिच्छा से गूफी का पीछा करते हुए सराय में वापस नहीं आए। इस बीच रात के अंधेरे में 3 आकृतियां दूर के पहाड़ों से जियानान शहर की ओर उड़ी। उनका नेतृत्व करने वाले के पास दुखी हुई पंख नहीं थे और वह हवा में चल रहा था, स्पष्ट रूप से एक डू पूर्वज। ये व्यक्ति सुकियान था, जियानान अकादमी का पहला एल्डर और अकादमी का एकमात्र खुले तौर पर मान्यता प्राप्त डू पूर्वज विशेषज्ञ। अध्याय 68। भले ही मंगतियानची यहाँ था तो क्या हुआ? जब से सुकियान बाहरी अकादमी से हुगन का संदेश प्राप्त करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। उसने गूफी की पहचान के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ वह गू कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली गूफी को कैसे पहचान सकता था? इस समय वह इन अकादमी से प्रस्थान करने के बाद बिना रुके कई बुजुर्गों के साथ जियानान शहर की ओर भाग रहा था। यदि उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग नहीं किया तो यह संभवतः पुराने प्रधानाध्यापक के लिए विचार से बाहर है, जिसका अर्थ है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है। सुकियान ने मन ही मन गणना की, क्योंकि यदि स्वर्गीय ज्वाला का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि हुगन के संदेश ने सुझाया था, भले ही वे दौड़े, वे केवल तर्क के आधार पर बहस कर सकते थे। प्रतिरोध का कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार वे कम से कम डू पूर्वज स्तर के शिखर पर किसी व्यक्ति से निपट रहे थे। सुकियान अब केवल 2 सितारा डू पूर्वज था, वह संभवतः कैसे मुकाबला कर सकता था? अगली सुबह गूफी, ज़ियाओ जियान और किंगलिन के साथ एक बार फिर से प्रवेश करने के इरादे से जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी के प्रवेश द्वार पर चला गया। इस समय जियानान अकादमी के बुजुर्गों के वस्त्र पहने हुए लोगों का एक समूह विपरीत दिशा से आया। प्रमुख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ एक गंभीर चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत छिपा था। सुकियान ने झिझक की भावनाएं विकसित की हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। उसने हल्के से अपनी भौं को सिकोड़ा, फिर जल्दी से उसे ढीला कर दिया, अपने कदमों को कुछ पल के लिए रोक दिया। कारण सरल था, गूफी बहुत युवा दिख रहा था, हुगान के संदेश में वर्णित दुर्जय व्यक्ति से पूरी तरह से अलग, जो संभवतः डू वेनेरेट स्तर पर था। सिस्टम के संकेत को सुनने पर गूफी ने धीरे से अपनी नज़र उठाई, सीधे सुकियान की आंखों से मिला। उन गहरी शांत काली आंखों से चौंककर सुकियान का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी गहरी इंद्रियों ने उसे बताया कि उसके सामने दिखने वाला साधारण युवक बेहद खतरनाक था। उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, महान बुजुर्ग, ये वही वरिष्ठ है जिसका मैंने जिक्र किया था। हुगान के शब्दों को सुनकर सुकियान ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नज़रें वापस खींच लीं। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। फिर वह जल्दी से गूफी की ओर चला गया और उसका अभिवादन करते हुए सम्मानपूर्वक उसके पास गया। गूफी ने एक भौं उठाए। इन अकेडमी के इस महान बुजुर्ग का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सिर्फ अपनी कम उम्र के कारण हुगान के संदेश पर संदेह नहीं कर रहा था। गूफी की ओर सावधानी से देखते हुए सुकियान ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के लिए आए हैं? गूफी ने लापरवाही से उसकी ओर देखा, उसकी उंगलियां थोड़ी हिल रही थीं, फिर उसने प्रभुत्व के भाव से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं, जैसे कि वह पहले से ही उसकी हो। वास्तव में वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि वह ज्वाला हमारी इन अकेडमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सुकियान ने भौहें सिकुड़ी, एक पल के लिए झिझकी, फिर चतुराई से बोली, फॉलन हॉट फ्लेम को छोड़ सकता है, जो डूखी हुई को परिष्कृत करने में सहायता करता है, जो अनिवार्य रूप से खेती के लिए एक धोखा है। इसे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के नीचे दबा दिया गया था, जो लगातार जियानान अकादमी को सहायता प्रदान करता था, जो इन अकादमी की नींव के रूप में कार्य करता था। इन अकादमी के महान बुजुर्ग के रूप में सुकियान स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक जागरूक थे कि फॉलन हॉट फ्लेम के बिना इन अकादमी वर्तमान में प्रतिभाओं का पोषण करने में सक्षम नहीं होगी और धीरे धीरे गिरावट आएगी। यदि इन अकादमी में गिरावट आती है और बाहरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है, तो यह निश्चित था कि जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रह सकती है या नहीं।
इस वजह से सुकियान समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपकी अकादमी के लिए फॉलन हॉट फ्लेम के महत्व से पूरी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, स्वर्गीय लॉ लेने के बाद मैं मुआवजा प्रदान करूंगा ताकि आपकी इन अकादमी को कोई नुकसान न हो। गूफी ने फिर से सिर हिलाया, खुलकर बोला। वह जो मुआवजा दे सकता था वह निश्चित रूप से पतित हृदय ज्वाला से कम नहीं होगा। वरिष्ठ, यद्यपि पतित हृदय ज्वाला साधना को गति दे सकती है, लेकिन यह आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकती है, और स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करना खतरे से भरा है। सुकियान का स्वर विनम्र बना रहा, फिर भी वह अकादमी के भीतर पतित हृदय ज्वाला को रखने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में गूफी के लिए, जो डू पूर्वज के शिखर पर था और डू वेनेरेट में प्रवेश करने की कगार पर था, पतित हृदय ज्वाला द्वारा प्रदान की गई साधना गति में वृद्धि बहुत कम लाभकारी होगी, अधिक से अधिक एक मामूली बढ़ावा। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने का खतरा, जिसका सुकियान ने उल्लेख किया था, गूफी के लिए कुछ भी नहीं था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र पतित हृदय ज्वाला को संभालना मेरे बस में है। गूफी ने अपनी भौहें उठाई, आत्मविश्वास से अपनी स्थिति बताते हुए झुकने से इनकार कर दिया। सुकियान ने कठिनाई की भावनाएं विकसित की हैं, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2-0। सुकियान ने आह भरी, फिर आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। वरिष्ठ, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसलिए हम और कुछ नहीं कह सकते। हालांकि वह स्वर्गीय ज्वाला हमारे पुराने प्रधानाध्यापक द्वारा छोड़ी गई थी, हमारे पास इसे संभालने का अधिकार नहीं है। उसने अपने शब्दों को विराम दिया। सुकियान जानती थी कि उनके पुराने प्रधानाध्यापक मंग तियानची एक पूर्ण डू वेनेरेट एक सब थे। हालांकि उन्होंने फॉलन हॉट फ्लेम को छोड़ दिया और फिर चले गए, शायद ही कभी जियानान अकादमी के मामलों को संभालते हुए दुनिया की यात्रा करना पसंद करते हुए उनका नाम अभी भी पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पर हावी था। यदि स्वर्गीय लॉक हो गई है तो हम पुराने हेडमास्टर को यह नहीं समझा पाएंगे। सुकियान ने जारी रखा, पुराने हेडमास्टर को गूफी को कुछ हिचकिचाहट पैदा करने की कोशिश करने के लिए लाया, लेकिन गूफी कैसे डर सकता था अपनी स्थिति के साथ। भले ही मंग तियानची यहाँ हो, वह अभी भी स्वर्गीय लॉ का दावा करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार स्वर्गीय लपटों की सूची में फॉलन हॉट फ्लेम को उच्च स्थान नहीं दिया गया है, और हाफ सेंट और उससे ऊपर की स्तर पर ऐसी स्वर्गीय लॉ का बहुत कम उपयोग होगा। TLN, मैं यहाँ बकवास कह रहा हूँ, कोई भी स्वर्गीय ज्वाला उपयुक्त है। वरिष्ठ मंग तियानची ने एक विशिष्ट विद्यालय बनाने के लिए इन अकादमी में स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ दिया। चूंकि मैंने कहा था कि मैं इन अकादमी को पीड़ित नहीं होने दूंगा, इसलिए मेरा मतलब है। गूफी ने सीधे पुराने प्रधानाध्यापक का नाम लिया, उसकी आवाज में डर का कोई संकेत नहीं था। मार्गदर्शन करो। सुकियान ने अपना मुंह खोला और कुछ और कहना चाहा, लेकिन गूफी के अगले शब्दों ने उसे बाधित कर दिया। उसने भौहें सिकोड़ी लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। गूफी की उंगलियां फड़की और उसकी दुखी हुई उछली। तुरंत एक जानी पहचानी विशाल आकृति कुछ ही दूरी से उड़कर आई। इसकी विशाल छाया ने जियानान शहर में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गूफी ने एक आदेश दिया और विशाल नीलम पंखों वाला शेर राजा सीधे जियानान शहर के ऊपर से उड़ गया। गूफी ने शियाओई जियान की पतली कमर को थामा, किंग लिन को साथ लिया और इन अकेडमी के बुजुर्गों और सुकियान के सामने हवा में कदम रखा। उसका आकार बदल गया, सीधे शून्य में कदम रखते हुए और बिना किसी सहायता के शेर की पीठ पर उतर गया। शुरू में सुकियान के पीछे के बुजुर्ग अभी भी गहन चर्चा कर रहे थे। कई लोगों को संदेह था कि क्या गूफी वास्तव में उतना ही भयानक रूप से मजबूत है जितना हुगान ने वर्णन किया था, संभवतः सुकियान से भी कहीं आगे। लेकिन गूफी की हवा में चलने की क्षमता ने सभी बुजुर्गों को चुप करा दिया, जिससे उसकी ताकत के बारे में कोई भी संदेह खत्म हो गया। जमीन पर सुकियान और हुगान ने एक दूसरे को देखा, दोनों असहाय होकर आहें भर रहे थे। गूफी के बलशाली व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चाहे वे कितनी भी बातचीत करने की कोशिश करें, गूफी गिरे हुए दिल की लौ को लेने के लिए दृढ़ था। चूंकि गूफी अभी भी उन्हें सूचित करने के लिए काफी विनम्र था, इसलिए वे उसे मना करके ऐसे शीर्ष डू पूर्वज विशेषज्ञ को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सुकियान, हुगान और अन्य लोगों के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर गूफी के आगे आगे बढ़ने लगे। नीलम पंख वाले शेर राजा ने बड़े समूह के पीछे पीछे शहर से बाहर उड़ान भरी। अध्याय 69, जियोई जियान का संकल्प। जोर अपडेट किया गया शेड्यूल। गूफी सीधे फॉलन हॉट फ्लेम लेने के बजाय जियानान शहर में समय बिता रहा था, जैसा कि उसने सी हॉट फ्लेम के साथ किया था।
क्योंकि वह इन अकादमी के सटीक स्थान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था। इसके अतिरिक्त जियानान शहर में कुछ अनूठी विशेषताएं थीं जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए जियोयीजियान और किंगलिन के साथ अन्वेषण करने के लिए सार्थक बनाती थीं। बेशक अगर वह वास्तव में इन अकादमी को खोजना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था, लेकिन ये समय की बर्बादी होती। इन अकादमी से किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन करना अधिक सुविधाजनक था। इन अकादमी जियानान सिटी के पीछे विशाल पहाड़ों में स्थित थी, जो आम लोगों के लिए अज्ञात स्थान था। घने जंगल में विभिन्न जादुई जानवर भरे हुए थे। आसमान में ऊंचे से भी वे नीचे कई अजीब और विचित्र जीवों को देख सकते थे। अगर कोई आम व्यक्ति अंदर जाने की हिम्मत करता तो उसे इन अकादमी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता। हालांकि एमेथिस्ट विंग लायन किंग की भयावह उपस्थिति के तहत कुछ जानवरों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। लगभग आधे घंटे तक उड़ने के बाद सुकियान और हुगन रुक गए। सुकियान ने गूफी की ओर देखा। कुछ महसूस करते हुए गूफी ने शेर राजा को अचानक रुकने का आदेश दिया। क्या हम वहां पहुंच गए हैं? जियोयीजियान और किंगलिन ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से स्कैन करते हुए आगे देखा। हालांकि उन्होंने केवल हरियाली का एक अंतहीन विस्तार और नीचे एक गहरी अथाह खाई देखी। इन अकादमी का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों उलझन में गूफी की ओर मुड़े। जियोयीजियान हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। आगे एक स्थानिक सील है, गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया। गूफी के बोलने के कुछ ही समय बाद सुकियान थोड़ा नीचे उतरा और हवा में 1 दर्जन कदम आगे बढ़ा। फिर उसने रुककर अपना हाथ हिलाया और एक ऊर्जा किरण निकली जो उसके सामने खाली जगह लग रही थी। तुरंत एक अजीब नज़ारा सामने आया, जैसे पानी की सतह पर लहरें फैल रही हों। ये लहरें जल्दी से एक हो गईं और एक बड़ा 26 मीटर लंबा चांदी का दरवाजा पतली हवा से प्रकट हुआ। दरवाजा अचानक दिखाई दिया। जियोयीजियान और किंगलिन दोनों चौंक गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। भाई गूफी, क्या वह स्थानिक सील है? किंगलिन ने उत्साह से पूछा। सील वास्तव में रहस्यमय थी और किंगलिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए, बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब चले गए। एक खाली जगह में अचानक एक दरवाज़ा दिखाई देना कुछ ऐसा था जिसे जियोयीजियान ने भी उल्लेखनीय पाया। जाहिर है उनमें से किसी ने भी ऐसी साधारण जगह में इस तरह के रहस्य को छिपाए जाने की उम्मीद नहीं की थी। अपने हाथ की एक हल्की लहर के साथ सुकियान ने चांदी का दरवाज़ा खोला, जो चरमराते हुए बाहर के दृश्य को प्रकट करता था। दरवाजे के पीछे का क्षेत्र उसके सामने वाले क्षेत्र की तरह ही घना जंगल लग रहा था, लगभग अप्रभेद्य। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। आपने अपनी आंखों से जो देखा वह हमेशा वास्तविक नहीं हो सकता है। गूफी ने शुरू से ही इस जगह की खासियत को नोटिस किया था। जियोयीजियान का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। किंगलिन की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। दोनों महिलाएं जो उन्होंने देखी थीं, उससे प्रेरित होकर अपनी खुद की ताकत में सुधार करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रेरित थीं। जियोयीजियान, जो विशेष रूप से साधना में कुशल नहीं थी, अब खुद को अधिक शक्ति के लिए तरसती हुई पाती थी। वह मजबूत बनना चाहती थी ताकि वह गूफी को रोक न सके। स्थानिक द्वार के खुलने के बाद सुकियान ने आवाज लगाई, वरिष्ठ, कृपया मेरे पीछे आओ। आंतरिक अकादमी के सदस्यों ने दरवाजे से उड़ते हुए तेजी से उड़ान भरी। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के शेर राजा को स्थानिक द्वार से सुकियान का पीछा करने का आदेश दिया। भले ही सुकियान के पास कोई चाल हो, लेकिन गूफी को इसकी चिंता नहीं थी। जब तक अकादमी के पुराने प्रधानाध्यापक मंग तियानची ने खुद कोई कदम नहीं उठाया, तब तक जियानान अकादमी में कोई भी ऐसा नहीं था जो गूफी को रोक सके। वे कुछ समय तक उड़ते रहे। एक ऊंची पहाड़ी को पार करने के बाद उनके नीचे एक विशाल डूबा हुआ बेसिन दिखाई दिया। बेसिन के आकार को देखकर जियोयीजियान एक बार फिर विस्मय से भर गया। बेसिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह भूगर्भीय गतिविधि से प्राकृतिक रूप से बना है। इसके बजाय यह एक उल्कापिंड की धरती पर गिरने से बने एक विशाल गड्ढे जैसा लग रहा था। दूर से बेसिन ऊंची इमारतों से भरा हुआ था। ऊपर से नीचे देखने पर कोई भी पिस्सू की तरह संरचनाओं के चारों ओर छोटी छोटी आकृतियां उड़ती हुई मुश्किल से देख सकता था। जैसे जैसे वह आगे देखती रही, जियोयीजियान ने देखा कि बेसिन असाधारण रूप से बड़ा था। उसकी दृष्टि अपनी सीमा तक पहुंच गई, लेकिन वह केवल ऊंची इमारतें और हरी भरी हरियाली ही देख पा रही थी।
ये कल्पना करना लगभग असंभव था कि जियानान अकादमी के पीछे पहाड़ों में इतना छिपा हुआ आश्चर्य मौजूद था। मैं गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को महसूस कर सकता हूँ। इस बिंदु पर पहुंचने पर गूफी गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। उसने अपनी ठुड्डी उठाए शेर राजा को इन अकादमी के उत्तरी भाग की ओर उड़ने का संकेत दिया। इससे पहले कि सू कियान दिशा निर्देश दे पाता, उसने देखा कि शेर राजा सही दिशा में जा रहा है। उसने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और एक बार फिर उसका पीछा किया। एक विशाल उड़ने वाला जादुई जानवर इन अकादमी के ऊपर से उड़ रहा था। गूफी ने उनकी उपस्थिति को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे शेर राजा अपने गंतव्य की ओर साहपूर्वक उड़ सके। इस हंगामे ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान खींचा। इन अकेडमी में कई छात्र चौंक कर ऊपर देखने लगे। उनकी निगाहें अमेथिस्ट विंग लान किंग पर विस्मय से टिकी हुई थीं। गूफी ने अपनी आभा को दबा दिया और जियो यी जियान और किंग लिन को एक सुरक्षा कवच में ढक दिया, जिससे उनकी उपस्थिति छिप गई। नतीजतन छात्र लान किंग पर सवार 3 आकृतियों को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह बुद्धिमानी वाला एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर है। हालांकि लान किंग की दमनकारी आभा भयावह थी और उसका भयंकर दृष्टिकोण डराने वाला था, फिर भी कई छात्र सहज रूप से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने देखा कि एल्डर सू कियान पहले इन अकेडमी में दाखिल हुए थे, उसके बाद जानवर ने। ये स्पष्ट था कि सू कियान उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। छात्रों को नहीं लगा कि अमेथिस्ट विंग लान किंग हमला करने के लिए वहां आया था। वे समूहों में इकट्ठा हुए, उत्सुकता से जानवर की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए सोच रहे थे कि यह किसकी है और एल्डर सू कियान व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन क्यों कर रहे हैं। गूफी के निर्देशों का पालन करते हुए शेर राजा एक काले टॉवर के सामने एक खुली जगह पर उतरा। उनके नज़र में एक बहुत बड़ा, अजीबोगरीब काला टॉवर था, जो जमीन के नीचे दबा हुआ था, जिसका सिर्फ सिरा और एक अंधेरा प्रवेश द्वार जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। एक टॉवर जमीन के नीचे दबा हुआ, कितना अजीब है। ये देखकर ज़ियाओ यी जियान का चेहरा और भी ज्यादा आश्चर्य से भर गया। अध्याय 70 छोटा जियान। काला टॉवर जमीन के नीचे दबा हुआ था, जिसका सिर्फ सिरा और एक काला प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। गूफी की नज़र टॉवर के सिरे पर पड़ी। वह साफ तौर पर टॉवर के चारों ओर की हवा को कांपते हुए देख सकता था और जगह थोड़ी विकृत और झुर्रीदार दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि यह मुहर सीनियर मंग तियानची ने तब लगाई थी जब वह चले गए थे, गूफी ने खुद से कहा। हालांकि वह जानता था कि मंग तियानची की वर्तमान साधना शायद एक अर्ध संत के स्तर तक पहुंच गई होगी, लेकिन मंग तियानची जिसने सालों पहले ही यह मुहर लगाई थी, वह शायद एक साधारण डू वेनेरेक था। एक साधारण डू वेनेरेक द्वारा छोड़ी गई सील, जो एक बार मजबूत थी, समय के साथ कमजोर हो गई थी। अगर सील कमजोर नहीं होती तो मूल कहानी में सालों बाद फॉलेन हॉट फ्लेम टावर से बाहर नहीं निकलती। गूफी के साथ वर्तमान शिखर डू पूर्वज शक्ति, इस मुहर को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। इस समय गूफी के आगमन के कारण आसपास के छात्र अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी निगाहें सदमे, भ्रम और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। आंतरिक अकादमी के छात्र को झटका लगा, भावना अंक जोड़ 1। आंतरिक अकादमी के छात्र को भ्रम हुआ, भावना अंक जोड़ 1। ये झटका गूफी की अत्यधिक युवा उपस्थिति के कारण था। एल्डर सू कियान के असामान्य रूप से सम्मानजनक रवैये और उसके पीछे विशाल जादुई जानवर, नीलम पंख वाले शेर राजा के साथ। शेर राजा ने अपने पंख वापस खींच लिए, छात्रों के ऊपर ऊंचा उठ गया। उसकी मानवीय आंखें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इन तथाकथित प्रतिभाओं को देख रही थी, जिससे विस्मय की लहर पैदा हो गई। कुछ छात्र हैरान थे, सोच रहे थे कि जब कई लोग ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में साधना कर रहे थे, तो एल्डर सू कियान का जनवी को यहाँ क्यों लाएंगे। गूफी स्थिर रहे, आसपास के आंतरिक अकादमी के छात्रों का सर्वेक्षण करते हुए जो आपस में फुसफुसा रहे थे। बड़े सू कियान, आपको पहले टावर में साधना कर रहे छात्रों को बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा जब मैं बाद में कार्रवाई करूंगा तो उन्हें हॉट फ्लेम से नुकसान हो सकता है, गूफी ने सीधे कहा। ये सुनकर सू कियान ने अनिच्छा से अपने होठों को एक साथ दबाया और आज्ञा का पालन किया। मूल कहानी में जब हान फैंग ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से शक्तिशाली लोगों के एक समूह को स्वर्गीय ज्वाला को जब्त करने के लिए लाया, तो सू कियान और हुगन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारी हताहतों के साथ एक खूनी लड़ाई हुई, लेकिन वे अंततः हान फैंग के समूह को रोकने में कामयाब रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हान फैंग के समूह के पास असली डू पूर्वज भी नहीं था। वे सू कियान को रोकने के लिए एक साथ काम करने वाले गोल्ड सिल्वर जुड़वा भाइयों पर निर्भर थे। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था,
लेकिन गूफी की चरम डू पूर्वज शक्ति के साथ उसे हराना संख्या का मामला नहीं था। जियानान अकादमी के लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जानते हुए कि हर कोई केवल खुद को मौत के मुंह में भेज रहा है, कौन अंत तक लड़ने के लिए तैयार होगा। सभी छात्र तुरंत ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर को खाली कर दें। अगले ही पल कई आंतरिक अकादमी के छात्र जो अपने बंद साधना कक्षों में हॉट फ्लेम के साथ अपने डू क्यूई को परिश्रमपूर्वक परिष्कृत कर रहे थे ने एक साथ सुकियान की तत्काल पुकार सुनी। क्या हो रहा है? ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की छठी मंजिल पर एक लंबा और सीधा युवक अपने साधना कक्ष से बाहर निकला। हालांकि यह युवक केवल 22 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उसे परिपक्व दिखा रहा था। उसके साधना कक्ष से कुछ ही दूरी पर एक और युवक, जो सुंदर और परिष्कृत दिख रहा था, उसके चेहरे पर भी एक हैरान करने वाला भाव था। ये छठी मंजिल थी जहां आंतरिक अकादमी की मजबूत रैंकिंग के शीर्ष छात्र साधना करते थे। ये दोनों लियू किंग और लिन शियुआ थे, दोनों शीर्ष रैंक वाले छात्र थे। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। लिन शियुआ और लियू किंग साथ साथ चले और जल्दी से टावर के बाहर निकल गए। जमीन पर पहुंचते ही लियू किंग और लिन शियुआ दोनों की नजरें एक साथ गूफी पर पड़ी। गूफी बहुत युवा लग रहा था, यहाँ तक कि उनसे कुछ साल छोटा भी। हालांकि जब सुकियान ने उससे बात की तो उसकी आंखों में सम्मान साफ झलक रहा था। लिन शियुआ को जिज्ञासा महसूस हुई, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 2-0। लियू किंग को जिज्ञासा महसूस हुई, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 2-0। लियू किंग और लिन शियुआ दोनों ही सेंट्रल प्लेन्स से थे और प्रतिभा और ताकत के मामले में उन्हें हमेशा से ही प्रतिभाशाली माना जाता था, इन अकेडमी के छात्रों में सबसे बेहतरीन। लिन शियुआ बिना कोई भावना दिखाए पास के छात्रों के पास चले गए, उनकी बातचीत सुनने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं था। मैंने सुना है कि उसे स्वर्गीय ज्वाला को वापस लाने के लिए खुद ग्रैंड एल्डर द्वारा यहाँ लाया गया था। ये कैसे संभव है? वह चीज़ इन अकेडमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह व्यक्ति इतना युवा है। ग्रैंड एल्डर इस पर क्यों सहमत होंगे? क्या तुमने उसके पीछे उड़ते हुए जादुई जानवर को नहीं देखा? मैं भाग्यशाली था कि मैंने इसे पहले देखा। ये वरिष्ठ हवा में उड़ रहा था और ग्रैंड एल्डर के व्यवहार से ये स्पष्ट है कि उसकी ताकत ग्रैंड एल्डर से कहीं ज्यादा है। लियू किंग को आश्चर्य हुआ, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। लिन शियुआ को झटका लगा, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। लियू किंग और लिन शियुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। गूफी बहुत युवा दिख रहा था, फिर भी उसके पास पहले से कम डू पूर्वज स्तर की ताकत थी। इन अकेडमी के शीर्ष रैंक वाले छात्र, जो आमतौर पर गर्वित और अलग थलग रहते थे, सभी ने आश्चर्य के भाव दिखाए। ये व्यक्ति संभवतः उतना युवा नहीं हो सकता जितना वह दिखता है। सेंट्रल प्लेन्स की महान शक्तियां भी ऐसे राक्षस का पालन पोषण नहीं कर सकती, एक व्यक्ति ने खुद से सोचा, यह विश्वास करने में असमर्थ कि दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है। गूफी की नज़र धीरे धीरे इन अकेडमी के छात्रों पर पड़ी और अचानक एक छोटी लड़की पर रुक गई जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी कमर तक ही पहुंची थी। छोटी लड़की लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी, उसके हल्के बैंगनी बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसके गाल बेहद गोरे और कोमल थे और उसकी विशेषताएं नक्काशीदार जैड गुड़िया की तरह नाजुक थी, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। उस समय वह छोटी लड़की जो अभी अभी टावर से बाहर निकली थी, वह भी गूफी को अपनी बड़ी काली और चमकती आंखों से उत्सुकता से देखते हुए। जियान को उत्सुकता महसूस होती है, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। इमोशन वैल्यू प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी की आंखें एक पल के लिए रुक गईं, जिससे पुष्टि हुई कि सफ़ेद रंग की यह छोटी लड़की वास्तव में जियान थी। बड़ी सुखियान, आपकी आंतरिक अकादमी में इतनी छोटी छात्रा भी है और उसकी साधना काफ़ी प्रभावशाली है। वह इंसान नहीं है न? गूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जो स्पष्ट रूप से जियान का जिक्र कर रहा था। सुकियान को झटका लगता है, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 3-0। ये देखकर कि गूफी ने एक नज़र में जियान की गैरमानवीय पहचान को पहचान लिया था, सुकियान और भी हैरान हो गई। वास्तव में वह इंसान नहीं है। सुकियान ने सिर हिलाया लेकिन आगे विस्तार से नहीं बताया। मुझे उससे एक परिचित आभा महसूस होती है, जैसे कि वह किसी जादुई जानवर परिवार से हो। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उस परिवार का कोई सदस्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्यों पहुंच गया। गूफी ने जानबूझकर इशारा करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या आप कह रहे हैं कि आप उसकी उत्पत्ति जानते हैं? सुकियान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया होगा। ये छोटी सी बच्ची हमेशा बड़ी होकर अपनी उत्पत्ति को समझना चाहती थी।
सुकियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियान के लिए वास्तव में शुभकामनाएं दी। उम्मीद है कि वह अपनी उत्पत्ति को समझ पाएगी और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। हम इस पर चर्चा तब करेंगे जब मैं गिरे हुए हृदय की लौ को वापस लाऊंगी। ये देखकर कि आंतरिक अकादमी के सभी छात्र टॉवर से बाहर निकल चुके थे, गूफी ने अपना सिर हिलाया, फिर जियाओ यी जियान और किंगलिन की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। गूफी ने उन्हें अपनी जगह पर रहने का निर्देश दिया और फिर अंदर जाने से पहले उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक मुहर लगा दी। अध्याय 71 गिरे हुए हृदय की ज्वाला को वश में करना। सील लगाने के बाद गूफी सभी की चौकस निगाहों के सामने धीमी गति से टॉवर में चला गया। हालांकि उसके दिल में हृदय की ज्वाला बन रही थी, लेकिन इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। इन अकेडमी के ग्रैंड एल्डर सुकियान गूफी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी चिंता की एक झलक थी। सुकियान चिंतित महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। इसके बाद गूफी परत दर परत नीचे उतरी और केवल सुकियान ही पीछे चल रही थी। उनके कदमों की आवाज खाली टॉवर में गूंज रही थी। कुछ ही देर में वे दोनों ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टॉवर की अंतिम मंजिल के केंद्र में पहुंच गए। यहाँ पिछली मंजिलों की तरह अगले स्तर से जुड़ा एक ब्लैक होल था। हालांकि इस अंतिम मंजिल पर ब्लैक होल टॉवर के सबसे निचले हिस्से तक जाता था। इस ब्लैक होल के ऊपर एक उल्लेखनीय स्थानिक उतार चढ़ाव था। ये वह सील थी जिसने गिरे हुए हृदय की ज्वाला को दबा कर रखा था। तोड़ो, गूफी ने अपनी बांह ऊपर उठाते हुए धीरे से चिल्लाया। उसकी उंगलियों से प्रकाश की एक अजीब सी किरण निकली और स्थानिक सील पर लगी। हवा एक पल के लिए हिंसक रूप से कांप उठी और जैसे ही धूल जमी, सील टूट गई थी। ये सील, जो वर्षों से गिरे हुए हृदय की ज्वाला के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, अब गूफी द्वारा आसानी से चकनाचूर हो गई थी। सुकियान को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। सुकियान ने एक बार फिर गूफी की ताकत के बारे में अपनी समझ को अपडेट किया। सील टूटने के साथ हृदय की ज्वाला की अनुभूति तुरंत तेज हो गई। हवा का तापमान तेजी से बढ़ा और बहुत गर्म हो गया। देखा जा सकता है, हवा विकृत होने लगी। अचानक क्षेत्र में एक बार शांत ऊर्जा पानी की तरह उबलने लगी और धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। सुकियान को संदेह हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। टॉवर के नीचे से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करते हुए सुकियान की आंखों में एक बार फिर संदेह की चमक आ गई। उसे गूफी की ताकत पर संदेह नहीं था, बल्कि यह कि गिरे हुए हृदय की लौ वास्तव में भयानक थी। वरिष्ठ, क्या आप वास्तव में गिरे हुए हृदय की लौ को वश में करने में आश्वस्त हैं? अगर हम इस चीज को छोड़ देते हैं तो यह हमारी आंतरिक अकादमी के प्रति अपनी घृणा के साथ हम सभी को नष्ट कर देगी। सुकियान ने गंभीरता से पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थी, फिर भी उनके पास पीछे हटने का समय था। गूफी की ताकत के साथ इस जगह को फिर से सील करना अभी भी लंबे समय तक टिक सकता था। हालांकि इतनी दूर आने के बाद गूफी डर के कारण पीछे हटने से संतुष्ट नहीं होगा। सिर्फ गिरे हुए हृदय की लौ को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस देखते रहो। गूफी ने एक खारिज करने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका लहजा घमंडी लग रहा था, लेकिन सुकियान उसकी आवाज में आत्मविश्वास महसूस कर सकती थी। उस तरह का आत्मविश्वास उसकी ताकत से उपजा था। बिना किसी और हलचल के गूफी तुरंत ब्लैक होल में चला गया। सुकियान चिंतित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। गूफी के एक निश्चित दूरी तक नीचे उतरने के बाद छेद की पहले से काली गहराई में कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। यह मैग्मा का एक विशाल समुद्र था। हालांकि यहाँ का मैग्मा स्पष्ट रूप से गहरा लाल था, सामान्य मैग्मा से बहुत गहरा, मानो इसमें खून की अनगिनत बूंदें मिली हों। मैग्मा के पूरे समुद्र से एक भयानक रंग निकल रहा था। गूफी की आकृति मैग्मा के समुद्र के ऊपर मडरा रही थी। उसकी नज़र अचानक एक निश्चित स्थान पर केंद्रित हो गई। वहाँ मैग्मा की गहराई से धीरे धीरे एक हिंसक और भारी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही यह हिंसक ऊर्जा बढ़ी, मैग्मा की दुनिया की शांति बिखर गई। एक भयंकर हवा कहीं से उठती हुई लग रही थी। मैग्मा को आग के रंग की ऊंची ऊंची लहरों में बदल दिया जो नीचे की ओर गिरी। इसके बाद जो गर्जना हुई वो पहाड़ों के ढहने और धरती के फटने जैसी थी। गिरे हुए दिल की लौ, बाहर आओ। हालांकि यह शोर बहुत था, लेकिन गूफी के लिए ये कुछ भी नहीं था। वह नीचे की ओर चिल्लाते हुए शांत रहा। हुश! जैसे ही गूफी की आवाज गिरी, मैग्मा की सतह लहरों में फट गई। फटते हुए मैग्मा के भीतर से एक विशाल
लगभग पारदर्शी अग्नि अजगर जिसका सिर एक छोटे पहाड़ के आकार का था, अदृश्य लपटों से ढका हुआ था, सतह से टूट गया। यह अपने साथ एक भयानक ऊर्जा लेकर आया था जिससे इसके आसपास का स्थान कांप उठा जब ये गूफी के सामने आया। हिस, विशाल, पारदर्शी अग्नि अजगर, जैसे कि वह सहस्राब्दियों से कैद था, ने अपना विशाल सिर उठाया। एक तेज ध्वनि तरंग तेजी से फैल गई और इसके विस्तार के साथ मैग्मा दुनिया अनगिनत बमों से टकराती हुई प्रतीत हुई। गहरी गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, मैग्मा हवा में उछल रहा था और आग की लपटें सभी दिशाओं में फैल रही थीं। लगभग उन्मत्त विस्फोट के बाद विशाल पारदर्शी अग्नि अजगर ने अचानक ऊपर से नजर को महसूस किया। इसने अचानक अपना विशाल सिर उठाया और इसकी त्रिकोणीय पुतलियां अदृश्य लपटों से जल रही थीं, समुद्र के ऊपर आकाश में खड़े एक युवक की आकृति पर टिक गईं। मुझे मार दो और तुम यहाँ से भाग सकते हो, अग्नि अजगर की नजर देखकर गूफी मुस्कुराया और लापरवाही से बोला। गिरा हुआ हृदय ज्वाला क्रोधित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 2 कई वर्षों तक यहाँ दबाए जाने के कारण गिरे हुए हृदय ज्वाला ने पहले से ही कुछ बुद्धिमत्ता विकसित कर ली थी और सभी मनुष्यों के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी। यह इस दुस्साहसी युवक पर गुस्से से घूरता रहा जिसने इसे भड़काने की हिम्मत की। ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प था कि गूफी इस मैग्मा गड्ढे को कभी भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हिस, अगले ही पल पारदर्शी अग्नि अजगर के विशाल सिर ने आग का एक खंभा बाहर निकाल दिया। गूफी की आकृति तेजी से आगे बढ़ी, अदृश्य अग्नि अजगर के करीब पहुंची और अपनी हथेली से एक विशाल अग्नि स्तंभ को उससे टकराने के लिए फेंका। जैसे ही दो ऊर्जाएं टकराईं, धधकते आकाश की हुई रिफाइनिंग टावर प्रभाव से कांप उठा। क्या ये शुरू हो गया है? बाहर कई छात्रों और बुजुर्गों ने शक्तिशाली शॉकवेव को महसूस किया। शॉकवेव इतनी भयानक थी कि कई लोग पीले पड़ गए। सभी बुजुर्गों ने एक साथ अपने हाथ उठाए। सभी इन अकादमी के छात्रों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। टावर के नीचे मैग्मा सागर के ऊपर एक टकराव के बाद गूफी की सांस स्थिर रही, स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ पकड़े हुए। उसने गिरे हुए हृदय की लौ को भड़काने के लिए किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उसकी आंखों में लपटें जल उठीं। अगर ये लड़ना चाहता है तो इसे लड़ने दो। यह अदृश्य अग्नि अजगर वास्तव में परेशान करने वाला था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। चूंकि यह छिपा हुआ है, इसलिए मैं अपने हमलों को हर कोने को कवर करूंगा और देखते हैं कि यह कहाँ भाग सकता है। डूक्यूई की विशाल मात्रा जमीन की ओर बढ़ी, जिससे मैग्मा फट गया, जिससे लाल लपटें फूट पड़ी। कभी कभी चीखने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। इस भारी लाभ ने गूफी को आसानी से अग्नि अजगर की आत्मा को पकड़ने की अनुमति दी। आखिरकार उसे वश में कर लिया। गूफी के हाथों में संघर्ष करना बंद करने से पहले अग्नि आत्मा ने एक आखिरी चीख निकाली। नीचे का मैग्मा शांत हो गया। सिर्फ 1 या 2 मिनट में अदृश्य अग्नि अजगर को वश में कर लिया गया। गूफी ने फिर गिरे हुए हृदय की लौ को परिष्कृत करना शुरू किया। तीव्र लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, लेकिन गूफी ने उन्हें आसानी से परिष्कृत कर दिया। आग धीरे धीरे बिना किसी अशांति के उसके शरीर में विलीन हो गई। अब गूफी ने पहले ही 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत कर लिया था और लपटों का अंतिम सम्मिलन स्वाभाविक रूप से गिरे हुए हृदय की लौ से अधिक शक्तिशाली था। इसलिए शोधन प्रक्रिया कठिन नहीं थी। फॉलन हॉट फ्लेम को परिष्कृत करने के बाद गूफी ने अपनी आंखें खोली और मैग्मा सागर को देखना जारी रखा। उसने पहले इन अकेडमी को क्षतिपूर्ति करने का उल्लेख किया था। इस प्रकार उसने याओ तियान हुओ की लाश के बगल से फॉलन हॉट फ्लेम के शिशु रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए मैग्मा सागर में उतरने का फैसला किया, जैसा कि मूल कहानी में वर्णित है, और इसे इन अकेडमी को सौंप दिया। इस तरह फॉलन हॉट फ्लेम की अनुपस्थिति के कारण इन अकेडमी धीरे धीरे अपनी अनूठी विशेषताओं को नहीं खोएगी, इसके बजाय ये और भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि पिछली फॉलन हॉट फ्लेम बेहद हिंसक थी, ये कभी कभी फट जाती थी और इसकी घृणा से भरी प्रकृति ने इसे पूरी इन अकेडमी को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन छोटी उम्र से इन अकेडमी द्वारा पाला और पोषित किया गया शिशु फॉलन हॉट फ्लेम अंततः इन अकेडमी को अपना घर मानेगा और उसकी रक्षा करेगा।